फरवरी माह 2025 प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 फरवरी 2025। देश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। बजट के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। इसे वित्तीय वर्ष 2026 में 4.4% करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है: कृषि, एमएसएमई, निवेश तथा निर्यात। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। मेक इन इंडिया अवधारणा को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा से सोलर, पीवी सेल, ईवी बैटरियों, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टर्बाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्तरीय बैटरियों के स्वदेशी निर्माण का इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों को सशक्तिकरण की दिशा में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले 5 लाख रुपए तक के लोन को मंजूरी प्रदान की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत चुने गए निम्न उत्पादकता वाले 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 100% कवरेज सुनिश्चित करने हेतु बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इसकी अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ाई गई है। नया आयकर कानून, जिसमें वेतनभोगियों की 12.75 लाख तक की आय को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। छोटे शहरों को 88 एयरपोर्टों से जोड़ना, आईआईटी संस्थानों में सीट की बढ़ोतरी, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अरहर, उड़द व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं प्रारंभ की जाएंगी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। विकास के केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती निधि दी गई है। 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूल रिएक्टरों को अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के माध्यम से वर्ष 2047 तक देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है तथा इसके लिए निजी सहभागिता से कम क्षमता के मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध, विकास व नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन प्रारंभ किया जाएगा। विभिन्न कानूनों में 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2 लाया जाएगा। संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया है। टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं माना जाएगा। किराए पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है। कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीन रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क बीसीडी कस्टम ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है। बुनियादी सीमा शुल्क एक प्रकार का टैक्स होता है जो सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व जुटाना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और देश में और बाहर माल के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है, जिसे भारत में सीमा शुल्क कहते हैं और यह देश के कानून सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लगाया जाता है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20% किया गया है। ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5% की कमी। देखिए, आईएफपीडी एक बड़ा टच स्क्रीन वाला डिजिटल डिस्प्ले होता है जो पारंपरिक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर की जगह लेता है, जिसे शिक्षा, बिजनेस मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में लर्निंग और सहयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट प्रदान की गई है। जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाली कच्ची सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए बीसीडी यानी सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% किया गया है और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15% से घटाकर बीसीडी 5% किया गया है। देखिए, फिश हाइड्रोलिसेट प्रक्रिया में मछली या उसके अपशिष्टों को एंजाइमों या किण्वन प्रक्रिया द्वारा छोटे, आसानी से पचने वाले पोषक तत्वों जैसे एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स और खनिजों में तोड़ा जाता है, जिसके पश्चात एक तरल या पाउडर उत्पाद का निर्माण होता है, जिसका मुख्य उपयोग एक जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यह मिट्टी और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह कृत्रिम उर्वरकों का एक प्राकृतिक विकल्प होता है। फिश हाइड्रोलिसेट। पीएम सूर्य घर बिजली निशुल्क बिजली योजना, यह योजना रूफटॉप सोलर के माध्यम से सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाने की माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पहल है। इसके तहत राज्य में अब तक 1 वर्ष से भी कम समय में 26,000 से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां एवं टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा के बीच एमओयू किया गया है। टाटा पावर के साथ इस साझेदारी से डिस्कॉम्स को इन रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉलेशन में बदलने में सहायता मिलेगी। एमओयू के माध्यम से टाटा पावर रिन्यूएबल वेंडर्स की ट्रेनिंग, जागरूकता प्रसार की गतिविधियों आदि के जरिए रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए डिस्कॉम्स को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री राजस्थान के अनुसार राज्य अगले वर्ष खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। केंद्र सरकार ने बजट के जरिए वितरण क्षेत्र में सुधार तथा प्रसारण क्षमता को सुदृढ़ करने की मंशा व्यक्त करते हुए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5% तक की अतिरिक्त बोरोइंग लिमिट की स्वीकृति प्रदान की है। इसका लाभ प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति के रूप में होगा। राजस्थान विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का विधिवत उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन के लिए तय समाअवधि अब 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक किए जाने का सर्कुलर जारी कर दिया है। अर्थात अब आवेदक विवाह के 1 वर्ष तक योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान के अनुसार राज्य के कृषकों को कृषि हेतु पानी तथा बिजली उपलब्ध करवाने के लिए निम्न परियोजनाएं प्रस्तावित है। पूर्वी राजस्थान में राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें करौली सहित प्रदेश के 17 जिलों की आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल समझौता प्रस्तावित है, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला इलाका और आसपास वाला इलाका पेयजल जिन्हें उपलब्ध हो सकेगा। उदयपुर संभाग में देवास परियोजना तथा माही डैम जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनके अलावा इंदिरा गांधी नहर को भी पक्का किया जाएगा। इन सभी योजनाओं से राज्य के कृषकों को कृषि हेतु पानी तथा बिजली उपलब्ध करवाई जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा बजट में राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। इसके तहत प्रदेश के किसानों को आधार आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी आवंटित की जाएगी। मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से चित्तौड़ के मातृकुंडिया के श्री पशुपति नाथ महादेव मंदिर प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर को मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। राज्य बजट वर्ष 2024-25 में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधीन संचालित सभी 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन कर कुलपति पदनाम को कुलगुरु और प्रति कुलपति पदनाम को प्रति कुलगुरु के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ में प्रयुक्त पदनाम वाइस चांसलर तथा प्रोफेसर वाइस चांसलर को यथावत रखा जाएगा। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया है। यह नीति लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो,
कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स के लिए कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान सहित कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतों की आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। यह प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अपैरल अर्थात वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के सतत व समग्र विकास के साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी। इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व बिलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा बाह्य विकास शुल्क से छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है। राजस्थान युवा नीति 2025। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान युवा नीति 2025 का राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। यह नीति युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। नई युवा नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के माध्यम से कला, खेल, संस्कृति और साहित्य जैसी क्षेत्रों में उभरती हुई प्रतिभाओं को समर्थन भी दिया जाएगा। दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025। रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू रूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए यह बिल लाया जाएगा। इसके प्रारूप का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। इस विधेयक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 281(2) में संशोधन द्वारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसरण में रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई भू उपयोग परिवर्तन, उपविभाजन, लीज डीड निष्पादन, लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण आदि कार्यवाहियों को विनियमित करने तथा भविष्य के कार्यों के लिए भी रिको को पृथक से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को आ रही परेशानियों का निराकरण इस विधेयक के पारित होने के बाद संभव हो सकेगा। ज्ञातव्य है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इनमें सर्वाधिक 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू ऊर्जा क्षेत्र में हुए हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश ऊर्जा सरप्लस स्टेट बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी के क्रम में जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के ग्राम बासड़ा, मगरा, कोठा एवं देवड़ा में 292.53 हेक्टेयर भूमि 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की गई है। इसी तरह बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम नेगरडा एवं कालीजाल में 162 हेक्टेयर भूमि 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की गई है। वहीं फलोदी जिले की बाप तहसील के ग्राम नोक की 119.4 हेक्टेयर भूमि लगभग 60 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की गई है। इसी प्रकार सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के गांव कैलाशनगर प्रथम एवं भागली खेड़ा की लगभग 75 हेक्टेयर भूमि 765 किलोवाट विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी। सौर ऊर्जा आधारित इन इकाइयों की स्थापना से क्षेत्रीय रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और अक्षय ऊर्जा उत्पादन से वृद्धि में राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद से राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित होने के कारण राजस्थान कर बोर्ड का अब राजस्थान
राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय लिया गया है। भीलवाड़ा महोत्सव 2025 का दिनांक 7 से 9 फरवरी 2025 को आयोजन किया गया। थीम अटूट धागे व संस्कृति रखी गई। वहीं जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2025 को किया गया। ऑपरेशन साइबर शील्ड। प्रदेश में साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में गृह मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल के तहत सक्रिय साइबर अपराधियों पर कार्यवाही, साइबर अपराधियों द्वारा प्रयुक्त सिम और मोबाइल IMEI के ब्लॉक की कार्यवाही, गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को लौटाने की कार्यवाही की गई है। साथ ही NCRP राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा पुलिस थानों पर प्राप्त परिवादों पर कार्यवाही, समन्वय पोर्टल पर साइबर अपराध नवीनतम रिकॉर्ड की अपग्रेडेशन, साइबर अपराध प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं साइबर जागरूकता के प्रचार जैसे प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया गया है। यहाँ मोबाइल IMEI का जिक्र हुआ है, तो देखिए IMEI एक इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। हर मोबाइल डिवाइस के लिए यह एक अद्वितीय यूनिक 15 अंकीय पहचान संख्या होती है, जो आपके फ़ोन को एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह पहचानती है और उसके ब्रांड, मॉडल और निर्माता जैसी जानकारी रखती है, जिसका उपयोग नेटवर्क प्रमाणीकरण और चोरी हुए फ़ोन को ट्रैक करने में होता है। यह चोरी या खोए हुए फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं प्रतिबिंब पोर्टल का भी जिक्र हुआ है, तो यह गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक साइबर क्राइम पोर्टल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस को साइबर अपराधियों की लोकेशन, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और डिजिटल फुटप्रिंट को GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ट्रैक करके साइबर धोखाधड़ी और अन्य डिजिटल अपराधों से लड़ने में मदद करना है, जिससे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी आसान हो सके। समन्वय पोर्टल है, यह भी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जो साइबर अपराधियों के संदिग्धों का रिकॉर्ड रखता है और वित्तीय संस्थानों को साइबर धोखाधड़ी से लड़ने में मदद करता है। सचेत ऐप है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन सिद्धांत पर आधारित यह एक GIS पोर्टल है, जो कि हीट वेव, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं से बचने के लिए चेतावनी SMS के जरिए भेजता है। समय पर अलर्ट और जानकारी मिलने पर जानमाल की हानि को रोकने में यह सचेत ऐप कारगर साबित होगा। राज्य भूमि विकास बैंक प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरित करेगा। इससे राज्य के सभी जिलों के किसानों और लघु उद्यमियों को अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण उपलब्ध हो पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाए जाने की फलस्वरूप भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05% की दर से एवं दीर्घकालीन अकृषि उत्पादक ऋण यानी नॉन एग्रीकल्चर लोन लॉन्ग टर्म के लिए मात्र 7.05% की ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा, पूजा, भोग प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था आदि के लिए भोग राग को दुगुना करते हुए 3,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार देवस्थान विभाग में ये प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिर में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत फेम 2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट GST राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2022 से क्रय किए गए एवं राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है। रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर के सैडल डैम के सरप्लस पानी को ब्राह्मणी नदी में डालने के लिए प्रस्तावित कैरिज के मार्ग एवं यहां से पानी बिसलपुर बांध के अपस्ट्रीम तक पहुंचाने की कार्य योजना की संभावित लागत 8,300 करोड़ रुपए बताई गई है। इस परियोजना के तहत
ब्राह्मणी नदी पर एक बैराज श्रीपुरा गांव में बनाया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज के अतिरिक्त वर्षाकालीन जल को राणा प्रताप सागर के सैडल डैम से बनास नदी के लिए निकली चैनल को फीड किया जाएगा। साथ ही परियोजना के तहत सुरंगों का निर्माण एवं बूंदी जिले के गरदड़ा, अभयपुरा एवं गुड़ा बांध को भी भरा जाना प्रस्तावित है। मिशन उत्कर्ष जैसलमेर है। जैसलमेर में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा लोकार्पण किया गया। तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93,000 लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइलों की क्षमता 6,000 लीटर की है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री जी.आर. मूलचंदानी जी हैं। राज्य में भूजल के रिचार्ज को बढ़ाने के प्रयास अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान तथा कर्म भूमि से मातृभूमि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किए जा रहे हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं इससे संबंधित सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है, जिससे राज्य में इस क्षेत्र में निवेश का और प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान को टीबी अर्थात क्षय रोग से मुक्त कराने की दिशा में प्रदेश में 24 मार्च 2025 तक टीबी मुक्त ग्राम पंचायत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़े जाना एक प्रमुख लक्ष्य है। थैंक यू।